दुनिया में जितनी भी प्रोग्रेस हुई है वो कंसिस्टेंट मैनर कपल्ड विद डिसिप्लिन्ड एटीट्यूड के साथ हुई है। अगर कोई बंदा एक महीने में 2 दफा पढ़ता है तो वो ये कंसीडर करता है कि वो बड़ी बड़ा अच्छा रिजल्ट ले आएगा। यू कांट डू दैट। लेकिन आप ये अगर कोई चीज कंसिस्टेंट मैनर के साथ रेगुलर डेली करते हो, थोड़ा करते हो, तो आप बहुत बड़ी अचीवमेंट कर सकते हैं। जिस तरह एक कतरा पानी का अगर किसी पत्थर पे गिरता रहे तो वो उसके उसको फाड़ देता है। कंसिस्टेंसी के अंदर पावर होती है। सो बी कंसिस्टेंट एंड हैव डिसिप्लिन attitude. You can learn, you can get what you want. So let's start our today's lecture with this beautiful quote. Tell me and I forget, teach me I may remember, involve me and I learn. बड़ा अच्छा कोट है। तो इसमें कहता है, क्रिटिक कहता है, फिलासफर कहता है कि जब अगर आप किसी चीज को मुझे बताओगे तो मैं भूल सकता हूँ, मुझे टीच करोगे तो मैं रिमेम्बर, मैं याद कर सकता हूँ शायद, बट अगर मुझे किसी काम में आप इन्वॉल्व कर लोगे तो वो मैं सीख जाऊंगा। वेरी ब्यूटीफुल कोट। ये मेरा अपना कोट है, इसका स्नैपशॉट ले लें। इट्स ये मेरी जिंदगी का मैंने निचोड़ मैंने निकाला है। मैंने इसमें लिखा है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ह्यूमन टू थिंक बियॉन्ड हिज गैदर्ड इंफॉर्मेशन। ह्यूमन के लिए ये बड़ा मुश्किल है कि वो अपनी गैदर्ड इंफॉर्मेशन के बियॉन्ड सोचे। वट एवर वी एक्ट थिंक एंड कीप ऑन रिपीटिंग इट मेक्स आवर लाइफ ऑटो पायलट। जो हम करते हैं, रिपीट करते हैं, देखते रहते हैं, बार बार सुनते रहते हैं, वो हमारी लाइफ को ऑटो पायलट बना देता है। एंड नो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू थिंक बियॉन्ड दिस। फिर हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है इसके बियॉन्ड सोचना। आप कोई ऐसी कम्युनिटी में रहते हैं जहां लोग मोस्टली 20,000 ही कमाते हैं, यानी मोस्ट ऑफ द पीपल दे अर्न 20,000। आपके लिए 1 लाख का सोचना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर आप ऐसी कम्युनिटी में रहते हैं जहां पे 1 लाख ही कमाते हैं सारे लोग, तो आपके लिए वहां पे 50 लाख का सोचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसी तरह जिस सोसाइटी लोगों में आप बैठते उठते हैं वो आपकी लाइफ को ऑटो पायलट बना देते हैं। आप वैसा सोचते हैं, वैसा एक्ट करते हैं, वैसा बिहेव करते हैं और वैसा सुनते रहते हैं, वो लाइफ आपकी ऑटो पायलट हो जाती है। जैसे लोगों में बैठोगे उठोगे, जैसे लोगों के साथ रेजोनेट करोगे, इंटरेक्ट करोगे, आपका माइंड भी वैसा ही हो जाएगा। क्योंकि इंसान के माइंड के अंदर, ब्रेन के अंदर होते हैं मिरर न्यूरॉन्स। ऐसे न्यूरॉन्स जो दूसरे को देख के कॉपी करते हैं, वैसे हो जाते हैं, वैसा ट्रैक बना लेते हैं, इंसान के ब्रेन के अंदर होते हैं ये। होप यू गॉट दिस थॉट। आज के हमारे जो टॉपिक हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे पास पेपर 2017 को, और पोएम भी देखेंगे, क्लासिकल पोएट्री को भी देखेंगे, जेफरी चौसर एंड मिडिवल एज पोएट्री, लाइन टू लाइन टेक्स्ट, प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल को भी देखेंगे। सो लेट्स सी। फर्स्ट 2017 पेपर को देखते हैं। अच्छा जी, इसके अंदर कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। आप अम, खदीजा, आप इसको जरा मेरे साथ पढ़ें और हम इसको करते हैं। 20 मार्क्स का आया हुआ है। व्हाट आर द 7 कैरेक्टरिस्टिक Aristotle uses to define tragedy in poetic? वो कौन सी 7 कैरेक्टरिस्टिक हैं जो अरिस्टोटल अपनी ट्रेजेडी के अंदर डिफाइन करता है? हाँ जी, कौन कौन सी है, याद है कुछ? जी सर। याद है? पहली कौन सी है? प्लॉट नहीं। और देखिए, वो तो सिक्स सिक्स कॉन्स्टिट्यूएंट अच्छा पार्ट्स हैं, वो 6 हैं, वो कुछ और है। सीरियस अच्छा वो दूसरा सर उसकी यानी डेफिनेशन के अगर बारे में। देखें यहाँ पे, यही मैं आपको बताना चाह रहा था, आपने यही गलती करनी थी यहाँ पे। सो व्हाट आर द 7 कैरेक्टरिस्टिक अरिस्टोटल यूजेस टू डिफाइन ट्रेजेडी इन पोएटिक्स? 7 कैरेक्टरिस्टिक वो क्या बताता है जब आप ट्रेजेडी को डिफाइन करते हो? पोएटिक्स के अंदर अरिस्टोटल ने यूज की है ट्रेजेडी इन पोएटिक्स। पोएट जब ट्रेजेडी को डिफाइन करता है पोएटिक्स के अंदर, तो वो 7 कैरेक्टरिस्टिक बताता है। जो वो ट्रेजेडी की कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट बताए हैं वो और है। आप अब यहाँ पे लिख के आओगे, मुझे पता है, प्लॉट, करेक्टर,
ऐसे ही ना, थॉट, ये लिखोगी ना, डिक्शन, ठीक है। म्यूजिक, और क्या था, प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, प्रैक्टिस। डिक्शन, यानी डिक्शन, म्यूजिक, और एक और है स्पेक्टिकल्स। आप ये लिखना चाहती हो और आप ये समझती हो कि ये सवाल ये है, जबकि ये सवाल ये नहीं है, ये और सवाल है। जब वो बात करेगा राइट एंड डिस्कस डिफाइन 6 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ ट्रेजेडी, आप फिर ये लिखेंगी। अगर करेक्टरिस्टिक पूछ रहा है, फीचर्स पूछ रहा है, पोएटिक्स के अंदर जो उसने डिफाइन किए हैं ट्रेजेडी के फीचर करेक्टरिस्टिक पूछे, तो आपने वो 7 लिखने हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। उसका मैंने एक क्वेश्चन आपको सेंड भी किया, वो आप देखती नहीं है। आपको जो डेली बेस पे चीजें मैं सेंड करता हूँ ना, वो आपके फायदे के लिए सेंड करता हूँ। एक नजर जो है ना, उसको जरूर काइंडली देख लिया करें, आपका इंशाल्लाह फायदा होगा। मैं पहले भी कह रहा हूँ, आप मुझे फॉलो करें, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। देखिए, इंसान खुद खुद कुछ भी नहीं होता, बहुत सारी चीजें इंसान को सीखनी पड़ती हैं। तो ये क्वेश्चन जब आप लिखोगी वहां पे, तो वो आपको मार्क्स नहीं देगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है ही नहीं जो वो पूछ रहा है। ठीक है, आप ये लिखेंगी, इसको डिफाइन कराएंगी तो, लेकिन वो तो कॉन्स्टिट्यूंट, वो तो पार्ट उसके पूछ ही नहीं रहा ट्रेजेडी के। उसने आपसे क्या पूछा है, इसको समझें। व्हाट आर द 7 कैरेक्टरिस्टिक अरिस्टोटल यूजेस टू डिफाइन इन पॉलिटिक्स। चलें हम उनको डिस्कस करते हैं जो उसने पूछे। ये है जी, अरिस्टोटल डिफाइन ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू 7 कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले आपने इस यहाँ पे बताना है, अगर वो पूछ ले, इट इज अ सीरियस, इट टेल्स फुल स्टोरीज ऑफ एन अप्रोप्रिएट लेंथ। दूसरी, इट कंटेन्स रिदम्स एंड हार्मोनी, उसके अंदर रिदम होना चाहिए, हार्मोनी होनी चाहिए, यानी मेट्रिकल लैंग्वेज में होती है जो पोइट्री है, ट्रेजेडी है। रिदम एंड हार्मोनी अक्कर इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ट्रेजेडी। इट इज परफॉर्म रादर देन नरेटेड। जो एपिक है वो क्या होती है, किस फॉर्म में होती है, मैंने बताया था एपिक किस फॉर्म में होती है। एपिक इज इन नरेशन फॉर्म। किसमें होती है, नरेशन। जबकि जो ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी किस में होती है, ट्रेजेडी किस में होती है, ड्रामेटिक में। ठीक है, ट्रेजेडी होती है ड्रामेटिक फॉर्म में, और दूसरी एपिक होती है नरेशन में। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है ट्रेजेडी की कि इट इज इन ड्रामेटिक फॉर्म। जो इसके डायलॉग हैं वो ड्रामेटाइज किए जाते हैं, वो डायलॉग बोले जाते हैं आमने सामने। It arouses feelings of pity and fear and then purges these feelings through catharsis. And सेवन क्या है कि मेन जो पर्पस होता है ट्रेजेडी का, वो क्या करती है, पिटी फियर अरोज करती है। ठीक है, और अपने ऑडियंस को, रीडर को क्या बना देती है, इमोशनल। वो सोचता है, फिर इंसान ऑडियंस किसके साथ सोचता है, हीरो के साथ वो कंडीशन हो जाता है। हीरो के साथ क्या हो जाता है, ऑडियंस कंडीशन हो जाता है। जैसा जैसे हीरो हीरो बिहेव करता है, वैसा वैसा ऑडियंस भी बिहेव करता है। इसका स्नैपशॉट ले लें, आपका ये क्वेश्चन है। अब मुझे बताएं कि अगर ये क्वेश्चन आ जाता, आप इस पे फोकस ना करती, तो आपको पता चलना था ये, आपने वही लिखा ना था। मुझे तो सर यही समझ आया था। तो इस तरह ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हमें फोकस करना चाहिए, देखना चाहिए। थीसिस स्टेटमेंट को एक दो दफा पढ़ो, पता चले कि वो पूछ क्या रहा है। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी ट्रेजेडी की, वो है सीरियस इन नेचर। ट्रेजेडी जो है वो इन्फीरियर या बेस नहीं होती, बेसलेस नहीं होती कोई चीज, या वो इन्फीरियर नहीं होती नेचर में, वो सीरियस होती है इन नेचर। किसी सीरियस इशू के ऊपर लिखा जाता है, ग्रैंड होता है इशू और सीरियस। किसी किंग की कहानी, किसी राजा की कहानी, किसी क्वीन की कहानी, किसी और रॉयल पर्सन की कहानी, किसके अकॉर्डिंग, अरिस्टोटल के नजदीक, कि ट्रेजेडी जो है वो रॉयल पर्सन की एक दास्तां है। क्या होता है कि उसके अंदर एक हामार्टिया होता है, उसके उसके थ्रू उसका डाउनफॉल होता है। और जो ट्रेजिक हीरो है वो ना तो अटमोस्ट अच्छा होता है, ना अटमोस्ट बुरा होता है, वो मिड में कोई बंदा होता है अपने जैसा।
और उससे जो भी डाउनफॉल होता है या उसके अंदर जो भी ट्रेजिक फ्लॉ होता है वो भी आम इंसानों जैसा ह्यूब्रस या इमोशनल या वो प्राउडी या कोई इस तरह की उसके अंदर चीजें होती हैं, एंड दैट कॉजेज हिज डाउनफॉल। वो उसके डाउनफॉल का बायस बनता है। सीरियस इन नेचर और ग्रैंड उसका टॉपिक होता है, अजीम टॉपिक होता है, किसी राजा की कहानी होती है, किसी क्वीन की कहानी होती है, किसी रॉयल पर्सन की कहानी होती है, और उसके अंदर डाउनफॉल। ये आपने लिखना है कि जो ट्रेजेडी है वो सीरियस इन नेचर होती है, उसके डायलॉग, उसके थॉट, उसका करेक्टर वो भी सीरियस होते हैं। होप यू गॉट दिस पॉइंट। तो पहला पॉइंट आप इस तरह डिफाइन करेंगे वन बाय वन। इसको पढ़ लीजिएगा, मैं अगर नहीं तो दोबारा फिर सेंड कर दूंगा, ये मैंने सेंड भी किया हुआ है, उसको आपने पढ़ा नहीं है शायद। और इट टेल्स फुल स्टोरी ऑफ अप्रोप्रिएट लेंथ। अच्छा, जो भी ट्रेजेडी होगी वो क्या होगा, उसका एक बिगनिंग होगा, उसका मिड होगा, उसका एंड होगा। उसमें जो भी और उसका जो प्लॉट है वो ऑर्गेनिक होल होगा, ऑर्गेनिक होल होगा। मतलब उससे एक इवेंट भी निकाल दिया जाए तो वो पूरी जो ट्रेजेडी है वो बेमानी सी लगे। इस तरह प्लॉट के साथ हर इवेंट जुड़ा हो कि अगर एक भी निकाल दें, जैसे ईंट दीवार से निकाल दें तो वो ईंट का निशान रह जाता है कि ईंट यहां से निकली हुई है। इसी तरह वो ऑर्गेनिक होल हो और उसकी स्टोरी, उसका प्लॉट ऐसा हो कि आपको करेक्टर याद रहे ना रहे, लेकिन स्टोरी आप आसानी से सुना लो। हाँ जी, एक बादशाह था, उसके घर में एक बच्चा पैदा होता है और फॉर्चून टेलर उसको बताते हैं जो तेरे घर में बच्चा पैदा होगा वो तुझे कत्ल करेगा, तेरी बीवी से शादी कर लेगा। वो इस बात से बचने के लिए वो उसको कैथराइन हिल पे छोड़ आते हैं। वहां एक गडरिया उसको ले जाता है, वो किसी किंग को दे जाता है। वहां भी उसे फॉर्चून टेलर यही बता रहे होते हैं, उस वक्त के ब्लाइंड प्रॉफिट और फॉर्चून टेलर, कि तुम अपनी माँ से शादी करोगे, बाप को कत्ल करोगे। उससे बचने के लिए वो डेल्फिक ओरेकल की तरफ जाता है, अपोलो के मंदिर में जाता है, और वहां से आते हुए उसका अपने बायोलॉजिकल फादर से टकराव हो जाता है। उसको कत्ल करके वो थीब चला जाता है और वहां वो अपनी माँ से शादी कर लेता है। और लास्टली वो अपनी आंखें फोड़ता है और तो कहता है कि मुझे कैथराइन हिल पर ही छोड़ाओ जहां मेरे माँ बाप ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। अब देखिए यहाँ पे किसी भी करेक्टर का मुझे नाम हो सकता है नाम याद ना हो, बट आई कैन नरेट, आई कैन टेल स्टोरी वेरी इजीली विदाउट रिकॉलिंग द करेक्टर्स, नेम्स ऑफ द करेक्टर्स। डू यू अंडरस्टैंड? तो स्टोरी एक ऑर्गेनिक होल हो, स्टोरी अप्रोप्रिएट लेंथ हो, उसका प्लॉट ऐसा हो कि आपको करेक्टर याद रहे ना रहे, प्लॉट याद रहे। तो ये है उसके बारे में दूसरी कैरेक्टरिस्टिक उसकी। तीसरी, इट कंटेन्स, और उसका एक बिगनिंग मिड और एंड हो, और उसकी कोई लेंथ होनी चाहिए। ये नहीं कि इवेंट हुआ, इवेंट मुकम्मल भी नहीं हुआ, उसका बिगनिंग भी नहीं हुआ अच्छी तरह से, एंड मिड भी नहीं आया, एंड भी नहीं आया, वो ऐसे रेजोल्यूशन की तरफ भी नहीं गया, उसके अगर अंदर कोई नेग्नोसिस और पेरिपिटी भी नहीं आया। रिवर्सल ऑफ सिचुएशन और रीबर्थ ऑफ नॉलेज होना चाहिए। ये अच्छे प्लाट की अलामत है अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। यहां तक क्लियर है खदीजा? यहां तक क्लियर है ये पॉइंट? जी सर। दो पॉइंट। अब अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपने ये सारी चीजें शामिल करनी। इट कंटेन रिदम्स एंड हार्मोनी। आपको पता है कि उस वक्त के ये ट्रेजेडी का आगाज कैसे हुआ था? इसको कहते हैं डिथरैम। एक डोनिसस गॉड था उनका, जो वाइन का देवता था। ठीक है, वाइन और सेक्स और इस तरह की चीजों का, लस्ट का उनका एक देवता था। उस डोनिसस गॉड की अडोरेशन के लिए, उसकी इबादत के लिए उन्होंने उस वक्त हिम के तौर पर इस ट्रेजेडी का आगाज किया था। एस्कलिस ने इसके अंदर दो करेक्टर शामिल किए थे, और जब सोफोकली आता है तो इसके अंदर तीन करेक्टर शामिल कर देता है। सबसे बड़ा जो ट्रेजेडियन था, ट्रेजेडी लिखने वाला था, उसका नाम था एस्कलिस, जो कि फादर ऑफ ट्रेजेडी जाना जाता है, जिसने ट्रेजेडी में एक करेक्टर को शामिल किया था। और कोरस तो इसमें पहले ही बहुत ज्यादा लोग थे, 15-15, 20-20 लोग थे। तो इस तरह इनके साथ इन्होंने करेक्टर शामिल किया, एक और करेक्टर शामिल किया, और फिर उसके बाद सोफोक्ली आता है तो एक फीमेल का करेक्टर भी शामिल करता है। सोफोक्ली उस दौर का मॉडर्न जाना जाता है और इसने अपने उस्ताद को भी मात दी थी। उसके बाद आता है यूरिपिडीज। यूरिपिडीज भी राइटर है। यूरिपिडीज ने काम लिखा है कि मीडिया, उसका एक वर्क है, उसके ऊपर भी मैंने लेक्चर दिया हुआ है। तो ये सारे पुराने राइटर्स जो हैं, ट्रेजिडियंस जो थे, इन्होंने बड़ा वर्क किया है। तो उसके अंदर रिदम लाते थे,
मतलब ये हिम से अगर स्टार्ट हुई तो समथिंग हिम, हिम से रिलेटेड फिर रिदम, पोएट्री और मेट्रिकल लैंग्वेज इसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है। और इसके अंदर इसका एक मीटर होता है जो शामिल किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग एक मेट्रिकल लैंग्वेज बना के लिखी जाती है। अगर आप उसको पढ़ें तो मोस्टली ट्रेजेडी जो है वो मेट्रिकल लैंग्वेज में होती है। रिदम एंड हार्मोनी अकर्स इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ट्रेजेडी। यानी इसको एक खास ऑर्डर में लिखा जाता है, खास मीटर में लिखा जाता है। ये प्रोज के फॉर्म में नहीं होती, ये ड्रामेटिक फॉर्म में होती है। इसको डिस्प्ले किया जाता है, इसको मतलब कैरेक्टर जो है परफॉर्म करते हैं। इट्स नॉट इन अ नरेशन, इट इज इन डायलॉग फॉर्म, इट इज परफॉर्म। अब ये हो गया तीसरा, मतलब ये हो गया चौथा इसका जो है। उसके बाद है जी, इट कंटेन्स रिदम एंड हार्मनी। रिदम एंड हार्मनी अकर इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ट्रेजेडी। अब देखिए किसी जगह पे आपने देखा होगा कि वो बड़ा सीरियस हो जाती है उसकी नोट, ट्रेजेडी की। कहीं पे वो जैसे एग्नोसिस आता है या पेरिपिटी आता है, तो उसके अंदर वो डिफरेंट क्लाइमैक्स आता है और वो सारी मैट्रिक का लैंग्वेज में होती है। एडिपस रेक्स की लाइन टू लाइन टेक्स्ट पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि एक एक लाइन जो है वो बड़े डीप मानी देते हैं। ठीक है। एक एक लाइन जब आप पढ़ेंगे तो उसकी एक एक लाइन जो है वो बड़ी डीप मानी देती है। तो इट इज परफॉर्म्ड, उसके अंदर वो कहता है कि सबसे बड़ी कलेमिटी जो है वो गॉड नहीं लाते, इंसान अपने ऊपर खुद लाता है। अब ये एक लाइन है उसकी एडिपस रेक्स की जिसमें वो कहता है कि इंसान अपने अपनी तबाही का सबसे बड़ा जिम्मेदार इंसान खुद होता है। छोटी छोटी चीजें होती है ना जिनको हम इग्नोर करते हैं, छोटी छोटी वो कलेक्ट होती रहती हैं, वही हमारी आदत बन जाती है। यानी आप अपनी थॉट को वॉच करें, आपकी थॉट्स जो हैं वो क्या बन जाते हैं, वर्ड्स। अपने वर्ड्स को वॉच करें, वो आपके क्या बन जाती हैं, आपके एक्शन। अपने एक्शन को वॉच करें, वो आपका करेक्टर बन जाते हैं। अपने करेक्टर को वॉच करें, वो आपकी डेस्टिनी बना देते हैं। वॉच योर थॉट बिकम्स योर एक्शन। वॉच योर एक्शन फॉर्म्स your character. Watch your character. Your character defines your destiny. तो हम सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, जो जो डेथ का इंसान कॉज बनता है वो खुद ही है। खुद ही कुछ ऐसा करता रहता है जो उसके लिए तबाही लेके आता है। बड़े से बड़ा जहाज भी अंदर से डूबता है, बाहर से उसे खतरा इतना नहीं होता। इट इज अ परफॉर्म रादर देन रेटेड। ठीक है। ट्रेजिडी को परफॉर्म किया जाता है, मतलब डायलॉग बनाए जाते हैं, करेक्टर बनाए जाते हैं, कोरस बनाया जाता है, फिर वो परफॉर्म होती है। नरेशन में होती है एपिक। इट अरोजेस फीलिंग्स ऑफ पिटी एंड फियर एंड देन पर्ज दीज इमोशन थ्रू कथारसिस। अब अरिस्टोटल और प्लेटो का ये मानना था कि उस वक्त के जो राइटर्स थे उनका ये मानना था कि इंसान रोजमर्रा जिंदगी में बहुत सारे मसाइल का शिकार होता रहता है। ठीक है। उसमें मसले भी आते हैं, ट्रेजिडीज भी आती हैं, रोजमर्रा की ऐसी चीजें। इंसान के साथ बाज़ औक़ात ऐसे मसले मसाइल आते हैं, इतना सबकॉन्शियस हो जाता है बहुत सारे मामलात में कि वो आम उसे जो ट्रेजिडीज हैं वो ट्रेजिडी नहीं लगती, बड़े बड़े दुख जो हैं वो दुख नहीं लग रहे होते, क्योंकि उसने फेस ही इतने किए होते। उस वक्त जंगों का दौर था, लोग लड़ रहे थे एक दूसरे, कत्लो गारत भी थी। तो लेकिन जब वो ट्रेजिडी सामने देखते थे तो वो उनको अपने हालात के साथ रिलेट करके रोने लग जाते थे। तो इस तरह उनकी जो फीलिंग्स होती थी उनका क्या हो जाता, पर्ज हो जाता, उनका उनका कथारसिस होता, पर्ज दी फीलिंग, उन फीलिंग को वो क्या कर लेते थे, उनका गुब्बार निकल जाता था। दिल में जो उन्होंने बहुत सारे दुख और ट्रेजिडीज अपने दिल में लिए हुए थे उसको कंपेयर करता था इंसान जो सामने वॉच कर रहा है करेक्टर के साथ, तो फिर उसका कथारसिस हो जाता था। तो ये मेडिकली भी अच्छी चीज थी। इस तरह आप इसको डिफाइन कर लेना, उसको कंक्लूड कर देना। ये जो 7 उसके करेक्टरिस्टिक हैं, इंशाल्लाह आपको बड़े अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ये तो एक क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। अगर वो दूसरा आ जाए कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, तो फिर आपने ये चीजें लिखनी है। जो 6 कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेजेडी अगर पूछ ले या 6 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ ट्रेजेडी पूछ ले, तो फिर आपने लिखना है प्लॉट। सबसे पहले प्लॉट आएगा, फिर करेक्टर, ठीक है, फिर थॉट,
फिर उसके बाद क्या है, म्यूजिक मेलोडी या डिक्शन आएगा पहले, उसके बाद मेलोडी और स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल के बारे में उसने कहा कि लीस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि एक क्वेश्चन आपने नहीं छोड़ना, एक्सप्रेसिव रियलिज्म का बार बार आया हुआ क्वेश्चन, ये आपने कोशिश करनी है। तो इसको आपने अटेम्प्ट करने की, एक तो ये है करेक्टरिस्टिक ऑफ एरिस्टोटल डिफाइन पोएट्री, 25 नंबर का ये है। डिस्कस द नैरेटिव स्टाइल स्ट्रक्चर ऑफ सिडनीज एन अपॉलजी फॉर पोएट्री। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है, मुझे बताएं खदीजा, आप बताएं कि ये कौन सा क्वेश्चन आप यहाँ पे लिखेंगे। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इस क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन लिखेंगी आप। सर इसके इसमें थोड़ा सा ये भी बताएंगे कि अ, उस उसने क्लासिकल टच यूज किया अंदर। और ये मैंने आपको क्वेश्चन सेंड भी किया है, और ये आपको सेंड भी किया है, मैं अभी डिफाइन भी कर देता हूँ, इसको जरा समझ भी लें कि इसकी थीसिस स्टेटमेंट क्या है। वो कहता है डिस्कस जी द नैरेटिव स्टाइल एंड स्ट्रक्चर ऑफ सिडनी एन अपॉलजी फॉर पोएट्री। जब भी आपने फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी उसकी टेक्निक बतानी है कि वो अपनी पोएट्री एन अपॉलजी फॉर पोएट्री में किस तरह का वो स्ट्रक्चर देता है उस पोएट्री को अपोलॉजी या डिफेंस करने के लिए पोएट्री का। सबसे पहले बताना है कि उसने नरेट कैसे किया है अपने अपने थीसिस को। जो उसने पहले थीसिस लिया था, थीसिस उसने उसको किसने दिया है, उसको दिया है स्टीफन गॉसन ने। स्टीफन गॉसन एक प्योरटन था और वो एज थी एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज में बहुत सारे प्योरटन भी थे, क्योंकि मोस्टली जो इंग्लैंड के लोग थे वो प्योरटन थे। ठीक है, अब वो प्योरटन जो है उनकी हुकूमत भी रही है, इंटररेग्नम गवर्नमेंट उनकी रही है, पार्लियामेंट ऑफ सेंट के नाम से वो बनाई है। जब मिल्टन ओलिवर क्रॉमवेल ने हमला किया था चार्ल्स चार्ल्स वन के ऊपर, ठीक है, चार्ल्स वन के ऊपर उन्होंने हमला किया, चार्ल्स वन को वो बी हेडेड कर देते हैं। उस वक्त जो गवर्नमेंट आती है वो गवर्नमेंट थी प्योरटन की। ठीक है, ये आफ्टर एलिजाबेथन पीरियड आती है, याद रखिएगा। उस वक्त प्योरटन आए थे, मिल्टन भी उस वक्त मौजूद था। मिल्टन प्योरटन का हामी था, वो बेसिकली मजहबी कैरेक्टर था मिल्टन। तो मिल्टन उनके लिए पोएट्री करता प्योरटन के लिए, और प्योरटन को स्ट्रेंथन करता, उनको उनके लिए पैराडाइज लॉस्ट लिखी, उनके लिए और भी पैराडाइज रीगेन्ड लिखी। और फिर उसके बाद जब चार्ल्स वन को बिहेडेड कर दिया जाता है, ये पॉलिटिकल बैकग्राउंड बता रहा हूँ इंग्लैंड का, चार्ल्स वन को बिहेडेड कर दिया तो चार्ल्स टू उसका छोटा बेटा होता है, वो जाके फ्रांस दौड़ जाता है। चार्ल्स वन को कत्ल कर दिया जाता है, प्योरिटन काबज हो जाते हैं, और पूरे इंग्लैंड के थिएटर और वो पोएट्री और वो ड्रामा लिखने वाले और सबको मार मार के भगा देते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मजहबी लोग, जैसे अफगानिस्तान के अंदर हुआ। अफगानिस्तान के अंदर जब तालिबान आए तो उन्होंने सारे जितने गाने बजाने वाले थे उनके सारी चीजों को मार मार के भगा दिया, उनको उनकी चीजें भी उठा के बाहर फेंक दी, ले जाओ। और बहुत सारे लोगों को उन्होंने मतलब अरेस्ट कर लिया। तो ये जो मजहबी लोग थे, ये गाने बजाने के, ठीक है, ये थिएटर के, ये पोएट्री के, ड्रामा के, ये आर्ट, ये सारी चीजें जो कर रहे थे वो उनके खिलाफ थे। ओनली किसको फेवर करते थे, जो मजहबी पोएट्री करता था। तो मिल्टन को वो क्यों फेवर करते थे, मिल्टन मजहबी पोएट्री करता था, जीसस क्राइस्ट के बारे में लिखता था, क्राइस्ट के बारे में डिस्कस, पैराडाइज लॉस्ट पे लिख रहा है, बाइबल से लिख रहा थी। तो इस तरह उसी वक्त का एक प्योरिटन था, उसका नाम था स्टीफन गॉसन। स्टीफन गॉसन ने कुछ इल्जामात लगाए थे पोएट्री के ऊपर, उसने नहीं लगाए थे, कुछ और भी लोग थे जो पोएट्री को बुरा भला कह रहे थे। तो ये एक फर्स्ट पर्सन था जो एक क्रिटिक भी था, और साथ ये एक पॉलिटिकल फिगर भी था। और ये जंग पे भी जुटफेन की कोई जंग है, वहां पे उसकी डेथ हो जाती है सिडनी की यंग एज में। तो ये साथ क्रिटिक भी था और साथ साथ एक पॉलिटिकल फिगर भी था। ये लिखता है फिर उसकी फेवर में। तो ये एक ना बड़े स्टाइल, अच्छे स्टाइल के साथ नरेट करता है। सबसे पहले वो कहता है जी पोएट्स जो हैं, पोएट्स को तो रोमन ग्रीक्स ने वेट्स कहा है। क्या कहा है, वेट्स। वेट्स का मतलब क्या होता है, सीयर, प्रॉफिट। ये आने वाली चीजों को भी देख लेता है, ठीक है। वेट्स कहा है, इसके साथ वो आ जाए, कहता है बाइबल में एक साम बुक है जो इसके नाम से, पोएट के नाम से, पोएट्री के नाम से मंसूब है। फिर वो कहता है कि बहुत सारे और भी राइटर हैं, बहुत सारे और भी राइटर्स हैं जो जो पोएट्री, प्लेटो के दौर में, प्लेटो ने जो अपना वर्क लिखा है वो भी तो पोएट्री में लिखा है।
और इसके अलावा पोइट्री जो है वो अजीम है फिलॉसफी से, हिस्ट्री से। फिलॉसफी आपको एब्स्ट्रैक्ट ट्रुथ बताती है, जबकि पोएट्री जो है आइडियल क्रिएशन कर लेती है। और फिर पोएट को एक और नाम मिला है क्रिएटर का। पोएटर पोएट जो है वो अपनी दुनिया बना लेता है, वो एक फिक्शनल दुनिया बनाना जानता है, तो इसलिए पोएट जो है वो एक क्रिएटर भी होता है, वो आइडियल ट्रूथ भी बता लेता है। तो इस तरह वो उसको डिफाइन करता जाता है। फिर वो कहता है कि बड़े बड़े जो पोएट्स थे, जैसे प्लेटो था, प्लेटो एक पोएट था, चाहे वो माने या ना माने, उसका वर्क जो है वो पोएट्री के अंदर है। इसके बाद वो कहता है हेरोडोटस एक उस वक्त का जो राइटर था, वो भी पोएटिक फॉर्म में लिखता था। हिस्ट्री को भी पोएटिक फॉर्म में लिख रहे थे लोग। तो हिस्ट्री हो, फिलॉसफी हो, दूसरी साइंसेस हो, वो सारी जो है वो पीछे हैं, और पोएट जो है वो मनार्क है, वो ऊपर खड़ा है। आपने ये सारा ऐसे डिफाइन करते जाना, ये उसका स्टाइल है, नैरेटिव स्टाइल, स्ट्रक्चर ऑफ सिडनीज अपॉलॉजी फॉर पोएट्री। इसके इसके साथ साथ आपने उसको डिफाइन करना। तो ये इसका नरेट करने का स्टाइल है, पोएट्री को डिफाइन करने का स्टाइल है, उसे डिफेंड करने का, उसकी रीबटल देने का स्टाइल है। जो वो वन बाय वन चीजों को, पहले वो वेट से स्टार्ट करता है, उसे प्रॉफिट कहता है, उसे क्रिएटर कहता है, उसे सीयर कहता है, उसे एक बहुत बड़ा सूद शेयर कहता है। साम बुक उसके नाम से, पोएट के नाम से मंसूब है, पूरी एक पूरा चैप्टर है। डेविड जो है वो गा गा के, डेविड पीस बी अपॉन हिम, लोगों को गा गा के पढ़ते थे उस वक्त की जबूर जो थी। तो इस तरह वो साथ साथ वो कहता है बाइबल में इसको बड़ी अहमियत दी गई है। पोएट जो है वो क्रिएटर होता है, वो वेट्स होता है वो। उसके बाद पोएट्री जो है वो अफजल है किससे? फिलॉसफी से, हिस्ट्री से, दूसरी साइंसेस से। बड़े बड़े जो राइटर हैं, जैसे प्लेटो हुआ या हेरोडोटस हुआ, इन लोगों में ने तो भी पोएट्री में लिखा है। और पोएट्री जो है वो स्पीकिंग पिक्चर होती है। नीचे वो अपनी पोएट्री को डिफाइन करता है, अपनी डेफिनेशन देता है पोएट्री के लिए। कहता है कि पोएट्री इंस्ट्रक्ट थ्रू डिलाइट एंड प्लेजर। पोएट्री टीचेस करना जानती है, पोएट्री टीचेस थ्रू इंस्ट्रक्शन एंड डिलाइट। पोएट्री इंस्ट्रक्शन देती है डिलाइट और प्लेजर के जरिए, कि आप जो कुछ सीख रहे हैं उसके साथ आपको डिलाइट भी मिलता है। आप जो पढ़ रहे हैं, आप जो देख रहे हैं या उसको व्यू कर रहे हैं, साथ साथ आपके इमेजेस भी बैठ जाती हैं, क्योंकि पोएट जो है अपनी पोएट्री के अंदर मेटाफर इस्तेमाल करता है, ठीक है, इमेजरी इस्तेमाल करता है, जो कि दूसरी लैंग्वेज में नहीं हो सकती। सिमलीज ले आता है, मीटर्स ले आता है, पैराडॉक्स इस्तेमाल कर लेता है, हाइपरबली इस्तेमाल कर लेता है बहुत सारी चीजों की, ठीक है, कंपैरिजन, सिमलीज इस्तेमाल कर लेता है। तो मेटाफर, सिमली, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, मीटर्स, मेट्रिकल लैंग्वेज, सारी मिला के पोएट्री को बड़ा अजीम बना देती है। तो आई होप के ये भी आप क्वेश्चन कर लोगी। तो ये क्वेश्चन है, so which critical school according to the Balse have been successful in challenging the expressive realism? पहले हम सीखेंगे कि एक्सप्रेसिव रियलिज्म क्या होता है। इसको मैंने आपको सेंड भी किया, उसको भी आपने पढ़ना है, मेरा लेक्चर भी अभी सुनो। आप हूबहू ऐसा लिखा ना, आपको इंशाल्लाह नंबर आएंगे। which critical which critical school according to Balse have been successful in challenging the expressive realism? अब इस सवाल को समझो, एक दो दफा पढ़ोगी तो समझ आ जाएगा। वो कहता है कि कौन सा स्कूल ऑफ थॉट्स है, कौन सा ऐसे स्कूल्स हैं जिसने चैलेंज किया था एक्सप्रेसिव रियलिज्म को। इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक्सप्रेसिव रियलिज्म क्या होता है। बेल्से का एक्सप्रेसिव रियलिज्म के मतलब क्या रिमार्क्स है, बेल्से ने दीगर थीरीज के बारे में क्या कहा है, और वो सारी थीरी एक्सप्रेसिव रियलिज्म के बारे में क्या कहती है, और एक्सप्रेसिव रियलिज्म किस दौर में ज्यादा माना जाता था, किस दौर में इस पे वर्क हो रहा था। चलें हम इसको डिस्कस करते हैं। पहली बात तो ये है, एक्सप्रेसिव रियलिज्म का मतलब, एक्सप्रेस का मतलब होता है एक्सप्रेशन, इजहार। रियलिज्म जो चीज जैसी है उसे वैसी बयान करने की कोशिश करना, उसे रियलिज्म कहते हैं, ठीक है। आपके सामने कोई चीज है, आप उसको वैसे ही डिफाइन कर रहे हो, इमिटेट कर रहे हो, वैसे बता रहे हो, उसे रियलिज्म कहते हैं। तो आप थोड़ा सा सोचें कि ये कॉन्सेप्ट कहां से आया, एरिस्टोटल से। एरिस्टोटल ने कहा था ना,
इमिटेशन है पोइट्री। इमिटेशन है क्या? पोइट्री क्या है? इमिटेशन है कि किसी चीज को इमिटेट करके वैसे बताना। सो दैट वाज गिवन बाय एरिस्टोटल।